नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी विदेशी जाति के बारे में जो मध्य एशिया में रहती थी और खानाबदोश जीवन जीती थी। खानाबदोश जीवन यानी बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करने वाली जाति। ये जाति अत्यधिक ही क्रूर और बर्बर जाति के रूप में जानी जाती थी और बर्बर तो इतनी कि अपने सामने वाले को ये समूल रूप से नष्ट कर देती थी, यानी उसे कहीं किसी तरह भी जीवित नहीं छोड़ती थी। अब इस जाति के जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसे में इसे अपनी जनसंख्या को बसाने के लिए नई भूमि की तलाश थी। तो नई भूमि की तलाश में ये निकल पड़े और जब ये निकले समूह बनाकर तो ये दो शाखाओं में बट गए। इनकी एक शाखा कहलाई पश्चिमी शाखा और दूसरी शाखा इनकी कहलाई पूर्वी शाखा। बच्चों, इनकी जो पश्चिमी शाखा थी ये यूराल पर्वत पार करते हुए रोम पहुंच गई। यूराल पर्वत जो कि आज के समय में रूस की एक प्रमुख पर्वतमाला है, जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीप को विभाजित करती है। इस विशाल यूराल पर्वत को पार करके ये रोम पहुंच गए। रोम जो कि यूरोप का हर तरह से केंद्र के रूप में जाना जाता था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या धर्म के क्षेत्र में। उस रोम में पहुंचने के बाद इन्होंने उस रोम को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया और इनकी जो पूर्वी शाखा थी उस पूर्वी शाखा ने रुख किया भारत की ओर और भारत में इन्होंने प्रवेश किया पश्चिमी भारत की तरफ से। भारत पे हूणों की पूर्वी शाखा ने पश्चिम दिशा से आक्रमण किया और इन हूणों को श्वेत हूण भी कहा गया है। हूणों का जब भारत में पहला आक्रमण हुआ वो समय था 458 ईस्वी और उस 458 ईस्वी के समय भारत में गुप्त वंश के सम्राट स्कंदगुप्त का शासन था और इनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी के बीच रहा। इन्होंने अपने मात्र 12 वर्ष के शासन में ही ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। स्कंदगुप्त के ऊपर जो आक्रमण किया वो हूण सरदार थे, हूण जो बंजारे हूण के नाम से जाने गए। लेकिन स्कंदगुप्त ने अपने युद्ध कौशल से हूणों को बुरी तरह से हराकर भारत से वापस जाने के लिए विवश कर दिया और इस विजय के अवसर पर स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया और हूणों को इस हार से उबरने में लगभग 30 वर्ष लग गए और वे अगले 30 वर्ष तक भारत से दूर ही रहे। इस तरह से बच्चों स्कंदगुप्त गुप्त राजवंश के एक अंतिम शक्तिशाली शासक के रूप में जाने गए और उनके बाद के जो शासक थे वो इतिहास में अधिक गौरवशाली नहीं रहे। लेकिन फिर भी स्कंदगुप्त ने अपने थोड़े से शासनकाल में जितना शासन नहीं किया उससे अधिक उन्होंने युद्ध किया और युद्ध भी पूरी कौशल से किया, जिसमें उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को धूल चटा दी और वापस से भारत से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। आगे चलकर जब गुप्त वंश की केंद्रीय शक्ति कुछ कमजोर हुई तो एक बार फिर से हूणों ने भारत की ओर रुख किया और ये रुख उन्होंने लगभग 30 वर्ष के बाद किया और इस बार जो हूण आक्रमण हुए उसमें 6ठी शताब्दी के प्रारंभ तक हूणों ने भारत के उत्तर पश्चिम के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इस आक्रमण का जिसने नेतृत्व किया उस सरदार का नाम था तोरमाण। तो आइए जानते हैं हम हूणों के सरदार तोरमाण के बारे में। बच्चों, इस प्रकार भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता
तोरमान था, जो कि अत्यधिक शक्तिशाली सरदार था। इसने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर लिया और इन सब पर अधिकार करने के बाद उसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की और इस तरह से अपने आप को एक छत्र राजा घोषित कर दिया। और तो और बच्चों, इनके बारे में जैन ग्रंथ कुलेमाला से हमें ज्ञात होता है कि तोरमान ने अपनी राजधानी चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित पवैया नामक स्थान में बनाई थी। बच्चों, आज के समय चंद्रभागा नदी, जो कि चिनाब नदी के नाम से भी जानी जाती है, यह हमारे देश की प्रमुख नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है और जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती हुई अरब सागर में विलीन हो जाती है। और तोरमान, जो कि भारत की विजय करने वाला पहला ऐसा विदेशी आक्रमणकारी था जिसने मध्य एशिया से मध्य भारत तक अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया और पूर्वी भारत के भी एक बड़े भाग तक अपना प्रभाव जमा लिया था। बच्चों, आर्य मंजूश्री मूल कल्प ग्रंथ से पता चलता है कि तोरमान ने अपने जीते जी ही अर्थात अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। मिहिर कुल जो अपने पिता से भी 4 कदम आगे रहा था। इस प्रकार तोरमान ने अपने जीते जी ही अपने पुत्र महिर कुल या मिहिर कुल, जो दोनों ही नामों से जाने जाते हैं, इन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इनके बारे में इतिहास में अनेक गाथाएं हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। मिहिर कुल के बारे में कहा जाता है कि ये अत्यधिक क्रूर और अत्याचारी राजा था। कल्हण की राज तरंगिणी में भी मिहिर कुल के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। कल्हण, जो कि कश्मीर के इतिहास लिखने वाले कवि थे और राजतरंगिणी इनका प्रमुख ग्रंथ था, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी अर्थात राजाओं का इतिहास। कल्हण ने बच्चों मिहिर कुल की तुलना विनाश के देवता से की है और जैन लेखक तो उसे दुष्टों में प्रथम मानते हैं। तो इस परिचय से हम जान ही गए कि यह एक क्रूर व अत्याचारी राजा के रूप में जाना जाता था और इसका जो राज्यकाल आरंभ होता है वो होता है 510 ईस्वी से और इसने अपनी जो राजधानी बनाई वो थी सियालकोट। सियालकोट जो कि आज के पाकिस्तान में स्थित है। बच्चों, जब हूणों का भारत पर आक्रमण हुआ तब इनकी स्वयं की कोई जाति या धर्म नहीं था, लेकिन भारत में आने के बाद इन्होंने भारत में व्याप्त धर्मों में से ही कुछ को अपनाया, जिसमें मिहिर कुल ने शैव धर्म को अपनाया और यह शैव धर्म का कट्टर अनुयायी बन चुका था। लेकिन जैसे कि भारत के और राजाओं ने जब किसी एक धर्म को अपनाया तो उन्होंने अन्य धर्मों का सम्मान किया, उसे कहीं किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाई। लेकिन मिहिर कुल ने बौद्ध व जैन धर्म का घोर विरोध किया और इस अज्ञानता में इसने इन दोनों ही धर्मों को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाया था। बौद्ध भिक्षु तो बच्चों इस मिहिर कुल से इतनी अधिक घृणा करते थे कि इसके बारे में मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगी। कहते हैं कि एक बार बौद्ध भिक्षुओं के गुरु को मिहिर कुल ने अपने राज दरबार में बुलाया, लेकिन इसके अत्याचारी शासन से बौद्ध भिक्षु इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु को भेजने की बजाय अपने सेवक को भेज दिया। और जब ये बात मिहिर कुल को पता चली तो वो अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने अनेक बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी और इसी क्रम में उसने अनेक मठों और स्तूपों को भी नष्ट करवा दिया। मिहिर कुल ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी भारी नुकसान पहुंचाया और उसके अत्याचारी शासन से सभी परेशान थे। इस तरह से बच्चों मिहिर कुल के
अत्याचारी शासन से सभी परेशान थे और इस परेशानी से सभी छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन आगे कौन आए, और ऐसे में आगे आए मालवा के राजा यशोवर्मा। यशोवर्मा ने मिहिर कुल को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया और हराने के पश्चात इन्होंने मंदसौर के सौंधनी में अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ स्थापित किया। और मिहिर कुल जिसने हारने के बाद कश्मीर में शरण ली और कश्मीर में जाने के पश्चात इसने अपना राज्य कश्मीर में स्थापित किया, लेकिन अधिक समय तक ये कश्मीर में भी शासन नहीं कर पाया और इस तरह से भारत में मिहिर कुल के साथ ही हूणों की शक्ति समाप्त हो गई। लेकिन हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया और जो भारत की राजनीतिक एकता मौर्य वंश के पश्चात स्थापित हुई थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई और देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, जिसे आगे चलकर कुछ समय के लिए हर्षवर्धन ने एक करने का प्रयास किया था। लेकिन फिर भी हूणों ने भारतीय धर्म, संस्कृति, कला, ज्ञान, साहित्य और हमारे स्वर्ण युग वाले गुप्त वंश को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। इस तरह से बच्चों हमने जाना कि हूणों ने किस तरह से भारत पर आक्रमण किया और इनके प्रथम आक्रमण को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह से विफल कर दिया। लेकिन जो इनका दूसरा आक्रमण हुआ उससे भारतीय अपने आप को बचा नहीं पाए और इस तरह से बच्चों हूणों ने भारतीय राजनीति, संस्कृति सभी को प्रभावित किया और भारत के महान वंश गुप्त वंश को भी इनके द्वारा नष्ट किया गया। ये भारत में अत्याचारी राजाओं के रूप में जाने गए, लेकिन जब इनकी शक्ति नष्ट हुई तो ये भारत छोड़कर वापस अपनी जन्मभूमि नहीं गए, बल्कि यहीं भारत में बस गए और हमारी संस्कृति में ही विलीन हो गए और भारतीय सभ्यता व संस्कृति ने भी इनका आत्मसातीकरण कर लिया और ये विदेशी भारतीय जाति, वंशों आदि में ही घुल मिल गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।